आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मेरा नाम नितिन ठाकुर है। लेकर हाजिर हूं आज तक रेडियो का खास पॉडकास्ट कोरोना कवरेज। यहां हम बात करते हैं कोरोना से जुड़ी साइंटिफिक रिसर्च की, वैक्सीन की, रिपोर्ट्स की, कहानियों की। कुल मिलाकर चंद मिनटों में आपको कोविड-19 से जुड़ी तमाम अपडेट्स देना हमारा रोज का काम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। सबसे पहले बात होगी IIT बॉम्बे की एक स्टडी की, जिसमें बताया गया है कि कोरोना लिक्विड लेयर पर देर तक जिंदा रहता है। जानेंगे कैसे और क्या हैं इससे बचाव के तरीके। फिर बात करेंगे लंग फाइब्रोसिस की, ये होता क्या है और अगर कोविड-19 के साथ साथ हो जाए तो फिर कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इसके बाद उस रोबोट की बात भी होगी जो कोरोना टेस्ट, ECG, ब्लड टेस्ट सब कुछ करने में कैपेबल है। तो क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि रोबोटिक टेस्टिंग के जरिए संक्रमण फैलने का खतरा भी कम है। और हाँ, आखिर में रोज की तरह मुलाकात कराएंगे एक कोरोना सर्वाइवर से, जिसने अपने आइसोलेशन पीरियड को अवसर बना लिया। लेकिन सबसे पहले सुनिए देश दुनिया की कोरोना अपडेट्स। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 43,082 नए मामले सामने आए। 492 लोगों की मौत भी दर्ज हुई। अब देश में कोरोना मामलों की कुल संख्या 93 लाख के पार हो गई है, जबकि महामारी से मरने वालों की संख्या 1,35,715 है। हालांकि अब तक लगभग 87 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 4.5 लाख के करीब केस एक्टिव हैं। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6 करोड़ 13 लाख की संख्या पार कर गया है। मरने वालों की संख्या भी 14 लाख से ज्यादा है। दुनिया भर में रोजाना कोरोना के 7 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते यूरोप के कई देशों में फिर से लॉकडाउन है। पहले फ्रांस और अब ब्रिटेन में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि जब तक कोरोना की वैक्सीन आती नहीं, तब तक नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल और शारीरिक दूरी पर सख्ती से पालन करना जरूरी है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत क्या है? कोर्ट ने कहा कि कड़े उपायों की जरूरत है और केंद्र सरकार को पूरे देश में गाइडलाइंस लागू करने का निर्देश भी दिया है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हैं। उन्होंने दावा किया कि जिस भी समय वैक्सीन मिलेगी, दिल्ली के पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम है। हम कुछ ही हफ्तों में पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगा सकते हैं। ये भी कहा कि वैक्सीन लगाने के लिए हमारे पास मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक और अस्पताल हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल गुरुवार को दिल्ली के एम्स में शुरू हो गया। एम्स के न्यूरो साइंसेज सेंटर के चीफ डॉक्टर MV पद्म श्रीवास्तव और 3 दूसरे वॉलेंटियर्स को पहली डोज दी गई। भारत बायोटेक कोरोना की इस वैक्सीन का निर्माण इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के साथ मिलकर कर रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि 60 से 70% के सबसे कम प्रभाव पर भी एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर है। उम्र के विभिन्न पड़ावों में डोज का असर कुछ अलग और कम या ज्यादा प्रभावी हो सकता है। कंपनी का यह बयान इसलिए भी सामने आया है क्योंकि एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया था कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग में गलती पाई गई थी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन क्रिसमस से पहले आ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि कई कोरोना वैक्सीन अप्रूवल के करीब हैं। लोगों को आशावादी बने रहना चाहिए। और पाकिस्तान में विपक्षी पार्टी PPP के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि कोरोना संक्रमण के बाद वो आइसोलेशन में चले गए हैं। तो अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन पहले जरा ये सुनिए। वायलिन सुना आपने? इसे बजा रहे हैं 70 साल के एक रिटायर्ड ऑर्केस्ट्रा टीचर ग्रोवर विलियमसन। अमेरिका के यूटा के रहने वाले हैं और फिलहाल कोविड-19 से ग्रस्त होकर अस्पताल में भर्ती हैं। हालत इतनी खराब है कि बोल नहीं पा रहे, लेकिन बावजूद इसके वो वायलिन बजाकर उन सभी अस्पताल कर्मियों का आभार जता रहे हैं जो उनकी सेवा में जुटे हैं। खैर, अमेरिका से अब आपको लेकर आता हूं IIT मुंबई, जिसने एक अहम स्टडी पब्लिश की है। बताया गया है कि कोरोना वायरस लिक्विड लेयर पर ज्यादा देर तक जिंदा रहता है। जिस टीम ने रिसर्च किया है उसके एक मेंबर हैं रजनीश भारद्वाज। IIT बॉम्बे में
डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उनसे बात की हमारी आज तक रेडियो की साथी साक्षी राय ने और इस रिसर्च को लेकर ज्यादा जानकारी बटोरी। रजनीश जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या है ये आईआईटी बॉम्बे की स्टडी जिसमें ये बताया गया है कि कोरोना लिक्विड लेयर की सतह पर ज्यादा देर तक जिंदा रहता है। पहले तो धन्यवाद इस इंटरव्यू में मुझे आमंत्रित करने के लिए। इस स्टडी में हमने क्या किया, जो ड्रॉपलेट्स आपके छींकने और खांसने के बाद निकलती हैं, कोई कोविड इन्फेक्टेड सब्जेक्ट है उससे ड्रॉपलेट्स निकलेंगे उसके मुंह से और वे किसी सतह पर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। उस सतह पे कोरोना वायरस कितनी देर तक जिंदा रह सकता है, इसके बारे में हमने स्टडी की है। होता क्या है, ये छोटी ड्रॉपलेट्स जिसके अंदर वायरस रहता है, तो वायरस जिंदा रहता है तो ड्रॉपलेट की वजह से, बट ड्रॉपलेट बहुत छोटी है, बहुत जल्दी से सूख जाती हैं। लेकिन तो इस लिटरेचर में ये क्वेश्चन क्लियर नहीं था कि वायरस इतनी ज्यादा देर तक क्यों जिंदा रहता है, क्योंकि स्टडीज में पहले आया कि वायरस 1 दिन तक भी जिंदा रह सकता है, 2 दिन तक भी जिंदा रह सकता है। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए रिसर्च की। तो हमने ऐसे पता लगाया कि जब ड्रॉपलेट सूखने लगती है तो हमको ऐसे लगता है कि ड्रॉपलेट है नहीं वहां पे, लेकिन एक छोटी लिक्विड लेयर, बहुत छोटी नैनोमीटर की थिकनेस की वहां पे रह जाती है। नैनोमीटर का मैं आपको आइडिया दूं, हमारे एक बाल की जो मोटाई है वो लगभग 80 माइक्रोमीटर है, तो उसका भी 1000 गुना कम करो तो वो नैनोमीटर रहता है। तो एक बहुत पतली लेयर जो हमारी आंखों से भी नहीं दिख सकती है, वो सतह पे रहती है और उसके अंदर वायरस जिंदा रहता है। तो हम लोगों ने इसको कैसे कंफर्म किया, हम लोगों ने उस फिल्म और जो लेयर है उसके सूखने का समय पता लगाया। तो उसके सूखने का समय जो था और जो वायरस के जिंदा रहने का समय था लगभग सेम आ रहा था, अलग अलग सरफेसेस पे, अलग अलग सतहों पे। तो इससे हमें कंफर्म हो गया कि जो वायरस है वो जिंदा रहता है इस लिक्विड लेयर की वजह से। सर, आपने नैनोमीटर फिल्म की बात की, तो आपने अपने रिसर्च में इसे किस तरह से यूज किया है? अगर आप हमें आसान भाषा में समझाना चाहें तो। आसान भाषा में बोलता हूँ कि एक लिक्विड लेयर को समझने के लिए आप जैसे सोचो, एक आप कप से पानी लो और एक अपने टेबल पे डाल दो, तो आपको एक पैच मिलेगा पानी का अपनी टेबल टॉप पे। तो उसकी थिकनेस आप देखोगे तो लगभग 1 सेंटीमीटर से लगभग मिलीमीटर तक हो सकती है। तो ये एक लिक्विड लेयर हो गई बड़ी मोटी थिकनेस की, जिसकी मोटाई काफी अच्छी है और आंखों से दिख रही है। बट अगर ऐसी ही एक लेयर बहुत हल्की और पतली हो, वो जो आंखों से ना दिखे, वो एक हम नैनोमेट्रिक फिल्म यहाँ पे बोल रहे हैं। तो ये फिल्म को हमने क्या किया, कंप्यूटर मॉडल में डाला। जो कंप्यूटर मॉडल में जितने भी फिजिक्स के लॉ हैं जो उसको इवापोरेशन को गवर्न करते हैं, वो यूज होते हैं। तो उस फिल्म में क्या होता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। क्योंकि प्रेशर इसके लिए ज्यादा रहता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप एक कॉइन या सिक्का लेंगे, आपको स्टील की टेबल पे उसे रखेंगे। अगर आप उसको स्टील की टेबल पे रखेंगे और दोबारा हाथ से उठाने की कोशिश करेंगे तो आप उसको उठा नहीं पाएंगे। तो उसके बीच में एक्चुअली एक फोर्स आ गया है जिसको हम वॉन्डरवॉल फोर्सेस बोलते हैं। तो इस फिल्म में ये जो फोर्स है, वॉन्डरवॉल फोर्सेस, फिल्म जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है और सरफेसेस के बीच में एक फोर्स जनरेट हो जाता है जिसको हम डिसजॉइनिंग प्रेशर बोलते हैं साइंस की भाषा में। तो कहने का मतलब है कि इस फिल्म में प्रेशर ज्यादा रहता है, तो इस वजह से ये इसकी जो सूखने की क्षमता है बहुत धीरे होती है एज कम्पेयर टू ड्रॉपलेट। जितना बूंद जल्दी सूख जाती है, ये फिल्म उतनी देर लगाती है। तो इस वजह से वायरस ज्यादा देर तक जिंदा रह पाता है फिल्म के अंदर। आपने स्टडी में बताया है कि वायरस ठोस जगहों पर ज्यादा देर तक रहता है, तो कौन कौन सी हैं ये ठोस जगहें, स्पेसिफिकली अगर हम जानना चाहें तो? हमने कई सारी ठोस सतह टेस्ट की। पहले तो ग्लास, प्लास्टिक, मेटल्स भी टेस्ट किए, कॉपर और स्टेनलेस स्टील। जो कॉपर और स्टेनलेस स्टील है उसमें काफी कम टाइम लग रहा था, लगभग ये लग रहा था 15 से 50 घंटे करीब लग रहा था, यानी कि समझ लो आधा दिन से लगभग 1 दिन पूरा। और लेकिन प्लास्टिक्स पे ये समय था लगभग 3-4 दिन सूखने का टाइम लग रहा था फिल्म का। तो इसका मतलब है कि अगर वायरस प्लास्टिक पे है तो काफी देर तक जिंदा रहेगा, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है इधर। और अगर मेटल सरफेसेस पे है या ग्लास पे भी, तो काफी कम समय तक जिंदा रह रहा था। तो ये दिए सब ठोस सतह के एग्जाम्पल हैं। अब यदि आप कार्डबोर्ड या पेपर की बात करें या टिश्यू पेपर की बात करें, तो उस पे वायरस बहुत जल्दी मर जाएगा, क्योंकि उसमें जो पानी है या फिल्म है वो एब्जॉर्ब होने लगती है, तो उसका समय काफी कम था। हमने स्टडी नहीं किया, पर पहले एक्सपेरिमेंट में बोला है कि जो पोरस सरफेस हम इनको बोलते हैं, या जो सरफेसेस ऐसे हैं जो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं या बूंद एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनपे वायरस कम देर तक जिंदा रहेगा एज कम्पेयर टू ठोस सतहों पे।
और ठोस सतहों में भी मेटल्स पे कम देर तक जिंदा रहता है, प्लास्टिक्स पे ज्यादा देर तक जिंदा रहता है। जी रजनीश जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि इससे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं? इसके बचने के तरीके हैं कि हम अगर इस फिल्म को ही हटा दें, यानी कि अगर हमें वायरस को मारना है तो इस फिल्म को हटा दें, तो इसकी जो ये जहाँ पे वायरस रह पा रहा है या जहाँ पे रहता है उसको हटा दें, तो वायरस मर जाएगा और हम सेफ रहेंगे। तो उसके लिए कई सारे सजेशंस है। पहले तो आप सर्फेसेस को डिसइंफेक्टेंट कीजिए। जब आप डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं, वाइप करते हैं, ये फिल्म अपने आप ही हटने लगती है, तो वायरस अपने आप मर जाएगा। तो ये है जो ज्यादा छूने वाली जगह हैं, जैसे आपके हैंडल्स हो गए, हॉस्पिटल्स में आप जाए, डोर हैंडल्स, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हैं जहाँ पे लिफ्ट के बटन्स हो गए और एस्केलेटर्स की पट्टियां हो गई, ये सब जगह ज्यादा छूने वाली हैं, बहुत लोग इन्हें छूते हैं। तो अगर वहां पे कोई फिल्म है, वायरस है, तो उन जगहों को आप पहले तो छूने से बचिए। अगर आपको छूना ही है तो उसके बाद, छूने के बाद आप अपने हाथ को सैनिटाइजर से क्लीन कीजिए। और अगर आप क्लीनिंग वाले प्रोसेस में हैं तो आप इन सर्फेसेस को ज्यादा क्लीन कीजिए। हमने अपनी स्टडी में बोला है कि अगर आप इन सर्फेसेस को हीट भी कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है। हीट करने से क्या है कि फिल्म जो है वो इवापोरेट जल्दी हो जाएगी या ड्राई जल्दी हो जाएगी और वायरस मर जाएगा। और दूसरे हैं, पीपल कैन यूज अल्ट्रावायलेट लाइट्स। अल्ट्रावायलेट से भी ये फिल्म मर जाती है, क्योंकि वायरस जो है बड़ा सेंसिटिव है अल्ट्रावायलेट से। और जहां भी धूप रहती है ये फिल्म अपने आप ड्राई जल्दी होती है, वहां पे वायरस रहने की क्षमता बहुत कम है। अब बात लंग फाइब्रोसिस की। कहा जा रहा है कि यह भी कोविड-19 का एक लक्षण हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि लंग फाइब्रोसिस है क्या, तो यही जानने के लिए हमने फोन मिलाया डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को। पटना में सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन हैं। बात कर रही हैं साक्षी राय। डॉक्टर दिवाकर, लंग फाइब्रोसिस ये क्या इन्फेक्शन है? देखिए, लंग फाइब्रोसिस लंग्स की उस अवस्था को कहते हैं जब लंग टिश्यू जो होती है, एल्वोलाई होता है लंग्स का, जो नॉर्मल एक्सपेंशन होता है, तो वो लंग्स के टिश्यू में जब चेंजेस आने लगते हैं तो वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को लूज करने लगता है और जो लंग्स के पैरेन्काइमा है, जो सेल्स हैं, वो फाइब्रस टिश्यू से बदलने लगते हैं। और उस स्थिति में लंग्स की जो कंप्लायबिलिटी होती है, जो एक्सपेंसिबिलिटी होती है, जो उसकी क्षमता होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज की, वो क्षमता खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। उस अवस्था को हम लोग लंग्स फाइब्रोसिस कहते हैं। जी, लंग फाइब्रोसिस कोविड-19 के पेशेंट्स में होना कितना सामान्य है? देखिए, कोविड-19 के जितने भी इन्फेक्शन आए हैं, मोटा मोटी उनमें से 10% में थोड़ी सीवियर इन्फेक्शन होती है और उसमें से 5% में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, जो लंग्स की गंभीर अवस्था होती है। और उसमें कुछ पेशेंट्स में जो लंग्स की डैमेज होती है वो परमानेंट देखी जा रही है, लंबे समय तक देखी जा रही है। और इसलिए ये चूंकि 5% के आसपास पेशेंट्स में लंग्स का डैमेज है और चूंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत हैं, इसलिए ये आगे चल करके बहुत असामान्य स्थिति हमारे देश में और पूरे विश्व में भी लंग्स फाइब्रोसिस को लेकर के होने की संभावनाएं बन रही हैं। जी डॉक्टर, इसके होने से क्या दिक्कतें होती हैं? किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसके पेशेंट्स को? जी, लंग फाइब्रोसिस होने के बाद क्या होता है, लंग्स की कंप्लायबिलिटी, जो एक्सपेंसिबिलिटी या लंग्स का जो काम है वो हैम्पर होने लगता है। और उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो मात्रा जो शरीर के अंदर में लेनी चाहिए, जब हम लोग सांस लेते हैं तो श्वास नली के द्वारा लंग्स में जब जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, तो वो लंग फाइब्रस लंग्स में वो क्षमताएं नहीं रहती हैं, तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है शरीर में। और जब ऑक्सीजन की कमी होने शरीर में लगती है तब सांस लेने में तकलीफ होती है। अगर कोई व्यक्ति तेज चलता है या सीढ़ी चढ़ता है या कोई ऐसा काम करता है जिसमें कि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा उसके शरीर को चाहिए, तो वो मात्रा नहीं मिल पाती है और वो हंसने लगता है व्यक्ति, और सांस में तकलीफ होने लगती है, दम फूलने लगती है और उसको ऑक्सीजन को फिर कमी के कारण से विभिन्न ऑर्गन्स भी होते हैं, जो लंग्स के इतर भी जो ऑर्गन्स हैं उनमें भी ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और अल्टीमेटली मल्टी सिस्टम में ये इफेक्ट करने लगता है और सांस में तकलीफ के साथ हंसनी, दम फुल्ली, ये सब परेशानियां उसे उठानी पड़ती हैं। जी डॉक्टर, अगर किसी को कोविड-19 और लंग फाइब्रोसिस दोनों चीज हो जाती है साथ में, तो ये कितना खतरनाक है? देखिए, कोविड-19 का ही आगे का परिणाम लंग फाइब्रोसिस होता है। तो किसी पेशेंट्स में एसिम्प्टोमेटिक भी ठीक हो जाते हैं, किसी में माइल्ड सिम्टम के साथ ठीक हो जाते हैं। जिनमें सीवियर सिम्टम होता है या लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें लंग फाइब्रोसिस जब डेवलप कर जाता है तो ये खतरनाक स्थिति होती है और व्यक्ति को
आजीवन ऑक्सीजन का सप्लीमेंटेशन की भी आवश्यकता पड़ सकती है, या किसी किसी व्यक्ति का लंग्स इतना डैमेज होता है, फाइब्रोसिस पूरी तरह से फाइब्रोसिस से आती है, तो उस समय लंग्स का ट्रांसप्लांटेशन भी करने की आवश्यकता पड़ सकती है, लंग्स को बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इस तरह की ये बहुत गंभीर स्थिति अगर मैसिव लंग फाइब्रोसिस हुआ है तो व्यक्ति को उत्पन्न हो सकती है। ये गंभीर स्थिति होती है अगर कोविड में लंग फाइब्रोसिस पूरी तरह से हो गया तो क्या इसका कोई उपचार या प्रिवेंशन है, कोई ऐसी दवाई? लंग्स फाइब्रोसिस को कम करने के लिए दवाइयां एंटी फाइब्रोटिक एजेंट या फिर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के लिए अप्रूव्ड एजेंट आई हुई है, जो इंडिया के अंदर भी अभी अवेलेबल है। 2 तरह की केमिकल कंपाउंड्स होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी जब आप करते हैं, लंग्स का एक्सरसाइज करने से भी लंग्स फाइब्रोसिस में कमी आती है, और उसके प्रोग्रेशन को कम करने के लिए मिंटीडेनिब नाम की दवाइयां आती हैं और परफेनिडोन नाम की दवाई आती है। इन दवाइयों से लंग्स के फाइब्रोसिस के प्रोग्रेशन को हल्का कम किया जा सकता है, और एक्सरसाइज करते हुए लंग्स के अनुलोम विलोम या फिर योगा एक्सरसाइज या लंग्स का और एक्सरसाइज करते हुए लंग्स के फाइब्रोसिस के प्रोग्रेशन को कम किया जा सकता है और लंग्स को हेल्दी रखा जा सकता है। ये थी साक्षी जो बात कर रही थी डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी से। अब यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन जब लौटूंगा तो एक कमाल के रोबोट से मिलवाऊंगा आपको। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। देखिए, ये तो सच है कि कोरोना होने के बाद अस्पतालों पर प्रेशर बहुत बढ़ गया है। मरीज ज्यादा हैं, स्टाफ कम है। दुनिया भर की हालत इस मामले में एक सी ही है। हो ये रहा है कि तकनीक का ज्यादा यूज बढ़ाकर इस प्रेशर से निपटा जा रहा है। इजिप्ट में तो एक शख्स ने रोबोट ही ईजाद कर दिया, अब वो लोगों की सेवा कर रहा है। हमारे साथी शुभम तिवारी की रिपोर्ट सुनिए। कोरोना के दिन प्रतिदिन बढ़ते मामलों की वजह से हेल्थ वर्कर्स और मेडिकल स्टाफ पर काम का बोझ पहले ही से है। वहीं मरीजों के इलाज के क्रम में इन फ्रंट लाइन वर्कर्स को संक्रमण का खतरा भी होता है। ऐसे में इजिप्ट के उत्तरी काहिरा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक रोबोट को तैयार किया गया है, जो इन हेल्थ वर्कर्स के काम के बोझ को कुछ हद तक कम कर सकता है। इस रोबोट का नाम सीरा 03 है। रोबोट को इस तरह तैयार किया गया है कि वो कोविड के टेस्ट के अलावा मरीजों का तापमान चेक करने में भी कैपेबल है। साथ ही ये रोबोट मास्क न पहनने वालों को चेतावनी भी देता है। कोविड टेस्ट के अलावा यह ईसीजी, ब्लड टेस्ट और एक्सरे भी करता है। एक और मजेदार बात है, और वो ये कि टेस्ट के रिजल्ट को हम रोबोट के सीने पर लगी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस रोबोट को तैयार करने वाले शख्स का नाम है महमूद अल कौमी। उन्होंने रोबोट का चेहरा और हाथ इंसानों के जैसा बनाया है। ऐसा करने के पीछे महमूद अल कदमी एक वजह बताते हैं। उनका कहना है कि मरीज रोबोट से न डरे, इसलिए ऐसा प्रयोग किया गया है, और अब तक के मरीजों से रोबोट और उसके जांच को लेकर मिल रहे परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहे हैं। कोविड टेस्ट करने के लिए रोबोट मरीज की ठोड़ी को ऊपर उठाता है और एक हाथ से स्वैब को मुंह में डालता है। इस तरह रोबोट सैंपल लेता है और फिर उसके जांच से निकले परिणाम को स्क्रीन पर दिखा देता है। जहां तक संक्रमण फैलने के खतरे का सवाल है, तो रोबोट से संक्रमण फैलने का खतरा भी कम है, क्योंकि इसे दूर बैठकर रिमोट से एक इंसान कंट्रोल कर सकता है। रोबोट को भीड़ भाड़ वाली जगहों जैसे बैंक, एयरपोर्ट और स्टेशन पर भी रखा जा सकता है। इसमें 4 पहिए भी लगे हैं, जिससे आसानी से इसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। कुल मिलाकर रोबोटिक टेस्टिंग से संक्रमण फैलने का खतरा कम होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और अब वक्त है कोरोना सर्वाइवर से मुलाकात का। एक फिल्म आई थी, बहुत हुआ सम्मान। फिल्म में एक डायलॉग है जिसको संजय मिश्रा फिल्म के दौरान कई दफे बोलते हैं। वो कहते हैं, जिंदगी क्या है, अनुभवों का कारवां। तो ये जो अनुभव हैं वो खट्टे मीठे होते हैं। ऐसे ही कुछ अनुभव हम लोग कोरोना सर्वाइवर से बातचीत करके आपके लिए जुटाते हैं। कोरोना सर्वाइवर से आपकी जो मुलाकात हम कराते हैं, उसका मकसद यही है कि उनके एक्सपीरियंसेस को सुनकर आपको कोरोना से लड़ने में मदद मिले, और अगर कोरोना से जुड़े कुछ भ्रम हैं तो वो भी दूर हो जाए। तो आज के हमारे कोरोना सर्वाइवर हैं कार्तिक। कानपुर के रहने वाले हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई के अलावा थिएटर भी करते हैं। तो आइए जानते हैं कार्तिक से कैसे उन्होंने संक्रमण के दौरान आइसोलेशन पीरियड को अवसर में बदल दिया,
और इस बीमारी से लड़ने का उनका अनुभव कैसा रहा। उनसे बात की हमारी सहयोगी प्रगति पांडे ने। कार्तिक, सबसे पहले कांग्रेट्स कि आप कोरोना पॉजिटिव से कोरोना नेगेटिव हुए। आपका थैंक यू सो कोरोना को मच लेकर कैसा एक्सपीरियंस रहा? यार। देखो, कोरोना को ना लोगों ने मतलब ऑब्वियसली वो बहुत अब महामारी है, मैं समझता हूँ, पर एक बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है, मतलब जितना भी मेरा टाइम निकला है कोरोना के टाइम पे, वो एक ऐसा रहा है कि चीजों को एनालाइज करना, ठीक है, कि चीजें कहाँ पे हैं, क्योंकि एक ऐसा गैप मिलना, ठीक है, कोरोना टाइम पे तुम घर के अंदर हो, ठीक है, तुमको पता चल गया कि भाई तुमको कोरोना पॉजिटिव हो गया है, और फिर उसके बाद तुम एक सर्टेन टाइम देते हो और तुम बैठते हो चीजों को लेकर, और तुम देखते हो कि अब तक जो मैंने किया है वो क्या था, है ना। तो वो एक चीज है जो मेरे लिए बहुत अच्छी रही कि जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था बहुत पहले, पर मेरी जो मेन वीडियोस और डायरेक्शन का काम जो शुरू हुआ है वो मेरे कोरोना के खत्म होने के बाद ही हुआ है। मतलब वो टाइम था जब मैंने सब कुछ प्रिपेयर किया कि मेरे को क्या करना है, कैसे काम करना है, तो मेरे लिए इवेंचुअली बहुत अच्छा रहा वो। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? कब आप बीमार पड़े? कहाँ आपने मतलब आप होम आइसोलेट हुए थे या फिर आप एडमिट थे? नहीं, मैं होम आइसोलेटेड था एंड मेरे को बहुत ही माइल्ड था। ओके, नहीं बहुत ज्यादा सीरियस सिम्टम्स और बहुत हालत खराब नहीं थी, पर मेरा पॉजिटिव निकल गया था कोरोना। तो मैं घर पे ही था। मेरे फैमिली में 3 लोगों को निकला था और फिर हम लोग अपने अपने रूम्स में आइसोलेट हो गए थे एंड उसी के बाद सारे प्रोसेसेस हुए और उसी तरह से हम लोग सही हुए। नेगेटिव आप कब हुए थे? कितने दिनों बाद? मैं नेगेटिव हो गया था 7 दिन के अंदर। जी, तो ठीक होने के बाद से आपको कोई वीकनेस कैसा महसूस हो रहा है, एक तरीके से पूछे तो? बिल्कुल भी, मतलब कि लाइक एक सही होता है जब, तो वहां पे टेस्ट और स्मेल जो होता है वो चला जाता है। तो ये चीज मेरे साथ हुई थी कि मैं एक दिन बैठा हुआ था, पापा आए और उन्होंने ऐसे ही बोला कि यार ये परफ्यूम तुम्हारा बहुत बेकार सा है। तो मैंने कहा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वहां पे स्प्रे किया हाथ पे और कहा कि कोई स्मेल ही नहीं है इसमें, तुम लोग को पता नहीं कैसे पसंद आते। तो मैंने कहा कि ये तो अच्छा था। तो बात आई गई हो गई, फिर उसके बाद मैं सो गया, मैं सो के उठा, फिर उसके बाद मैंने खाना मंगवाया, खाना आया तो मैंने एक बाइट लिया तो मुझे लगा कि यार नमक कम है, तो मैंने एक बार नमक पड़वाया, मैंने फिर खाया तो फिर नमक कम है। तो ऐसे पता चला कि मेरा टेस्ट और स्मेल चला गया है दोनों के दोनों। तो वो एक टाइम था जब पैनिक हो जाता है इंसान बहुत ज्यादा, बट जब पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ एंड उसके बाद हार्डली 4-5 दिन हो गए, देन उसके बाद वो अपने आप सही हो गया पूरा एंड फिर बैक टू वर्क, बिल्कुल फिट एंड फाइन। कार्तिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल कोरोना कवरेज को आज यहीं विराम देते हैं। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा radio@aajtak.com पर। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। अपना ख्याल रखिए, सावधानी बरतिए, फिर मिलेंगे। सुनते रहिए आज तक रेडियो। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।